हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका अपने मैथ ऐप में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन किया था। प्रोनाउन के हमने 2 क्लासेस कर ली है जिसमें हमने प्रोनाउन को बेसिक से पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन भी पढ़े हैं जिसमें हमने फ्यू, लिटिल, तो काफ़ी सारे प्रोनाउन हमने कर लिए। कुछ रहते हैं वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम अपनी प्रोनाउन की क्लास कंप्लीट करें, मीन्स प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर ले ताकि हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल वे से ही चलेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेंस का कोर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो स्टूडेंट्स की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आपको थोड़ा सा उनके लिए भी सोचना है, इसलिए हम एक नॉर्मल अप्रोच में चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एकदम से पहले कुछ भी चैप्टर पढ़ा दूँ डिफ़िकल्ट चैप्टर, सो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है और अगर वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब हुआ उनका कोर्स लेने का। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हमें एक साथ एकजुट के सोच समझ के करनी पड़ती है, इसलिए मैं ट्रेडिशनल अप्रोच ही ले रही हूँ। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हम कंटिन्यू कर रहे थे वो है हमारा, ओके, हेलो सनमीत। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे थे, क्या स्टार्ट कर रहे थे, अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन का। कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे कि है उसमें जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन था जो है मैनी। ठीक है, मैनी क्या है, हमेशा काउंटेबल नाउन के सामने होता है, मीन्स मैनी हमेशा नंबर्स बताते हैं। ठीक है, मैनी नंबर्स बताते हैं और ये हमेशा प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैनी जो है हमेशा प्लूरल, मैनी का मतलब होता है संख्या में बहुत ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा। ठीक है, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो संख्या में काफ़ी सारे ज़्यादा की बात होती है, तो इस सेंस में जो मैनी है हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शन की, तो मैनी जो है प्रोनाउन का फंक्शन भी करता है और किसका फंक्शन करता है, डिटर्मिनर का भी फंक्शन करता है। अगर मैं बोलती हूँ, अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं प्रोनाउन बोलती हूँ वहाँ पे, तो प्रोनाउन का मतलब वहाँ पे ये है कि वहाँ पे नाउन नहीं आएगा, नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाएगा और वहाँ पे वो जैसे कि एग्जाम्पल, मैनी हैव अचीव देयर टारगेट्स। ठीक है, तो मैनी यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया, मगर मैनी यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि मैनी यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स हो, पीपल हो, कैंडिडेट्स हो, तो मैनी हैव अचीव देयर टारगेट्स। तो यहाँ पे अगर मैनी आता है तो प्रोनाउन का फंक्शन कर सकता है, तो ये इनकम्प्लीट नहीं, इस तरह से क्लियर का सही है। ठीक है, ओके, प्लेलिस्ट बनवा दीजिए एक जगह प्लीज़ मैम, यहाँ पीडीएफ दे दीजिएगा मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ऋषि, आपकी आई नो 2-3 दिन से पीडीएफ नहीं हो पाई थी, कुछ हमारी टेक्निकल टीम में प्रॉब्लम चल रही थी, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ आपके जितने भी अभी क्लासेस हुई हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको रिवीजन का भी, जो मैंने आपको रिवीजन करवाया है कल संडे को, जो आपने रिवीजन वाली क्लास हुई, अगर उसका भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को ठीक, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे। और प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी, हमें 2-4 दिन का वक्त दीजिए। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं एट अ टाइम, तो इस वजह से आपकी प्लेलिस्ट अभी बन नहीं पा रही है। ठीक है, तो चलिए, तो चलो चलो सबको हाय हेलो, अनीश, हिमांशु, ऋषि, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैनी की बात हो गई। अब मैनी जो है अभी आपका डिटर्मिनर का भी फंक्शन करता है, तो मैनी ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, मेनी ऑफ द गर्ल्स, अब उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर लर्निंग कराटे। बहुत सिंपल सी बात है, मेनी स्टूडेंट्स गेट डिसअपॉइंटेड विद इनिशियल फेलियर, तो मेनी यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर का, कि स्टूडेंट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गेट डिसअपॉइंटेड विद इनिशियल फेलियर। तो क्या, तो यहाँ पे ये क्या फंक्शन करेगा, ये यहाँ पे डिटर्मिनर का और प्लूरल का, नाउन का फंक्शन करेगा और हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पढ़नी है यहाँ पे, सी मैनी अगर आएगा तो मैनी के साथ अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो आगे प्लूरल वर्ब ही होगा, ये तो आपको पता है। बट कई बार मैनी के साथ जब ए या फिर एन आता है तब उसके आगे आपका सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैनी, ठीक है, जब मैनी है, ओके,
तो मैनी जो है प्लूरल नाउन के लिए, अगर मैनी प्लूरल नाउन के लिए वहाँ पे आया है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, मगर मैनी के बीच में जब ए या एन आ जाता है, ये ध्यान रखना एग्जाम में कई बार आते हैं, मैनी और प्लूरल नाउन, मैनी और नाउन के बीच में जब ए या एन आता है, इन दैट सेंस आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। तो ऋषि मैं रिपीट कर देती हूँ, मैनी जो है प्रोनाउन का भी फंक्शन करता है, डिटर्मिनर का भी फंक्शन करता है, तो अगर वहाँ पे मैनी के साथ नाउन नहीं आता तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मैनी प्लूरल नाउन लेता है अपने साथ, क्योंकि मैनी का मतलब ही होता है संख्या में अनेक, संख्या में ज़्यादा, इन दैट सेंस प्लूरल नाउन आएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। बट एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि मैनी की और नाउन के बीच में जब ए या एन आर्टिकल आ जाता है तब आपका नाउन वहाँ पे सिंगुलर होता है और वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होता है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है मैनी ए एन वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे इनफ। इनफ की अगर हम बात करें, ठीक है, इनफ के बाद अगर हम बात करें तो इनफ दोनों चीजें बताता है, मात्रा और नंबर्स, ठीक है। मात्रा मीन्स मात्रा, क्वांटिटी, और नंबर्स मीन्स संख्या, दोनों में क्या, पर्याप्त, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो संख्या है, मीन्स हमारे पास मात्रा या संख्या पर्याप्त है, काफ़ी ज़्यादा है, हमें जितनी चाहिए उतना है, कि बोलते हैं ना कि भगवान जितना हमें चाहिए उतना दे दे, बस पर्याप्त है, हम तो सुखी हैं, हम तो खुश हैं। तो आपको भी जितना आपको नंबर चाहिए उतने पर्याप्त हैं, मगर आप लोग पर्याप्त वाला फैक्टर आप लोगों के साथ नहीं आएगा, इनफ वाला फैक्टर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपके 150 भी आते हैं, ठीक है, प्री में, या फिर आपके 180 मैथ्स में आते हैं, 180 आपके इंग्लिश में आते हैं, तब भी लगता है काश 10 काश 5-7 मार्क्स जो मैंने गलती किए वो ठीक हो जाते। तो इनफ वाला फैक्टर हमारे मार्क्स में कभी नहीं होता, ठीक है। मगर लाइफ में इनफ जो है पर्याप्त वाली फीलिंग लेनी चाहिए कि चलो जितना है खुश है, पर्याप्त है। तो अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी और नंबर्स, मीन्स इनफ दोनों के लिए होता है। इनफ सिर्फ जैसे कि मैं मैनी की बात की तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ही आता है, अनकाउंटेबल नाउन के सामने मैनी नहीं आता। मगर इनफ जो है आपका मात्रा मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के सामने भी आता है और काउंटेबल नाउन के सामने भी आता है, और वो बताता है पर्याप्त, ठीक है। कोई डाउट नहीं आपको? तो इनफ प्लस नाउन, ठीक है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती है कि आपका इनफ जो है वो नाउन के पहले आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप मिल्क इनफ नहीं लिखेंगे, आप इनफ मिल्क लिखेंगे, ठीक है। आप इनफ ब्यूटी लिखेंगे, ना कि इनफ ब्यूटी इनफ, ठीक है। ओके आकाश, ओके ये वाली बात मैं करवाती हूँ, मैं आपकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, सारे पीडीएफ्स, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इनफ ब्यूटी, इनफ मिल्क, तो जो भी आपका नाउन होगा उसके पहले आपका इनफ आएगा, उसके बाद नहीं आता। मगर अगर कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव है उसके बाद आपका इनफ आता है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। जब हमने नाउन पढ़ा था तो मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बताए थे जो आपके वर्ड के एंड में जुड़ते हैं, जो नाउन बनाते हैं। तो नाउन अगर होगा तो नफ पहले आता है, वहाँ पे बोलते हैं मीन्स मिल्क जो है काफ़ी ज़्यादा मिल्क मात्रा में पर्याप्त मिल्क है। इनफ ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है मात्रा में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ब्यूटी है, जैसे ऐश्वर्या राय है, जैसे बोल सकते हैं। तो एडवर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो इनफ उसके बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटी किसका है, ब्यूटी यहाँ पे नाउन है, मगर यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव होगा तो इनफ उसके बाद आता है, ठीक है। काइंड, ठीक है, काइंड यहाँ पे अगर ये काइंडनेस होता, ठीक है, ठीक है, तो आप लिखते हैं इनफ काइंडनेस, क्योंकि काइंडनेस क्या है यहाँ पे, नाउन है। मगर यहाँ पे काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद आता है आपका इनफ, ठीक है। वी हैव इनफ फूड टू ईट, और या फिर फॉर ईटिंग, ठीक है। तो इनफ की दो बात इंपॉर्टेंट हो गई, आपको समझ में आ गई। अब अगर इनफ के बाद कभी भी वर्ब होता है, ठीक है, इनफ के बाद जब भी कोई वर्ब होता है तो वो हमेशा 2+V1 होता है, वो वर्ब प्लस आईएनजी नहीं होता, ये ध्यान रखेगा बिल्कुल। एग्जाम में आपसे कई बार पूछते हैं, और यही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, भले सेंटेंस बड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझना है, लेवल का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस थोड़े बड़े हो जाते हैं चीज़ें लिखने, मगर आपके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट वहीं पे यही अप्लाई होते हैं। चाहे आप कोई भी बुक उठा लीजिए, प्रोनाउन पढ़ने के बाद या नाउन पढ़ने के बाद कोई भी बुक उठाएंगे, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको वही देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो इनफ जो है हमेशा जो 2+V1 होता है वहाँ पे वो V+ING नहीं आता, ठीक है। इनफ की बात क्लियर है, इनफ एक्सप्लेनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एनी, ठीक है। एनी क्या कहता है, मात्रा में, ठीक है, मात्रा में, संख्या में, कोई भी, कितना भी, कुछ भी, ठीक है। हम बोलते हैं मात्रा में, संख्या में, कोई भी, कितना भी, कुछ भी, उसके लिए हम लिखते हैं एनी। तो मात्रा, संख्या, ठीक है। तो संख्या होगी, मात्रा होगी, मीन्स नंबर्स होंगे या फिर क्वांटिटी होगी, और उसके लिए आप लिखेंगे एनी, ठीक है। कितना भी, कुछ भी, जब आपको बोलना हो कि कितना भी, कुछ भी, इन दैट सेंस यू कैन यूज एनी, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब एनी जो है आपका फिर से वही इनडेफिनेट प्रोनाउन का फंक्शन करता है। जैसे आई लुक्ड अराउंड फॉर टिश्यू पेपर बट देयर वाजंट एनी, ठीक है, कि मैं टिश्यू पेपर ढूंढ रहा था मगर वहाँ पे कोई भी टिश्यू पेपर नहीं था। तो यहाँ पे एनी जो है प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, और ये किसके लिए आया है, टिश्यू पेपर के लिए, ठीक है। तो एनी भी आपका किसका फंक्शन करता है, प्रोनाउन का फंक्शन करता है। ये एडजेक्टिव डिटर्मिनर का भी, ये डिटर्मिनर का भी फंक्शन करता है। देयर आर एनी बिस्किट्स, आर देयर एनी बिस्किट्स लेफ्ट, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो बिस्किट्स के सामने आपने एनी लगाया है, मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनर है एडजेक्टिव की तरह, और वो पूछ रहे हैं कि क्या कितने कुछ बिस्किट पड़े हैं। तो हम बोल रहे हैं मात्रा में या संख्या में कुछ बिस्किट्स पड़े हैं या नहीं, ठीक है। तो एनी जो होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। एनी जब आपको बोलना होता है कि चीज़ें हैं या नहीं है, इन दैट सेंस आप लिखते हैं एनी, ठीक है। तो एनी की बात क्लियर हो गई। एनी जो है आपका दो से अधिक के लिए ही आता है। एनी जो है कभी भी दो के कलेक्शन में नहीं आता। दो के, अगर दो की बात होगी तो मैंने आपको बताया वहाँ पे ईदर या फिर नीदर होगा। मगर अगर दो से ज़्यादा है और आपको संख्या नहीं पता, इनडेफिनेट है, इन दैट सेंस यू वी यूज़ एनी। तो आपका एनी आप कंपैरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी, ठीक है। ही हैजंट गॉट एनी मनी, ठीक है, ही हैजंट गॉट एनी मनी। तो यहाँ पे आपका जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के सामने आया है, मतलब बोल रहा है कि क्या मात्रा में आपके पास पैसे हैं। तो ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दो नाउन दोनों के सामने आता है। ही डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो ये बात क्लियर होगी कि ये तीनों फंक्शन से फंक्शन डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आधे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। तो एनी की बात हो गई। एनी जो है अब आपका प्रोनाउन भी फंक्शन करेगा, डिटरमिनर फंक्शन भी करेगा, प्लस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी होता है, ठीक है। एडवर्ब, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ाया भी हुआ है मैंने आपको। एनी, आर यू फीलिंग एनी बेटर, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों में कि जब कंपैरिजन होता है तब हम एनी लिखते हैं। जैसे कि कैन यू वॉक एनी मोर स्लोली, ठीक है। तो आप मोर, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप एनी लिख सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ सम नहीं होता, सम बेटर, आर यू फीलिंग सम बेटर, या कैन यू वॉक सम मोर स्लोली तो नहीं होता। हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लिखते हैं, एनी, ठीक है। तो एनी जब आपको कंपेयर करना हो, उनकी कंपैरेटिव डिग्री लगानी हो, तब आप एनी लिखते हैं। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी चीज़ है समझने की। एनी, अगर आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिए, अगर आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन में कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिंपल सी दो बात है कि देखो, एक ग्रुप होता है दो के बीच का, और ग्रुप होता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच का। जब कोई भी दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, या आपस में दो लोगों की आपस की जब बात होती है, तब आप हमेशा ईच अदर लिखते हैं, ठीक है।
बात क्लियर है आपको? तो जब आप दो लोगों की बात करते हैं, जब दो लोगों की आपस में कोई भी चीज़ बात हो रही है, जैसे दो भाई बहन हैं, दो फ्रेंड्स हैं, तो जब दो लोगों की आपस की बात होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे टू कंट्रीज आर फाइटिंग, द टू कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब टू कंट्रीज, दो कंट्री हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, तो ये जो आपस की बात होती है दो लोगों के बीच में, जैसे कपल की बात होती है कि भाई दो लोगों के बीच की बात है, आप तीसरे बंदे बीच में मत बोलिए, तो वहाँ पे आप हमेशा ईच अदर लिखते हैं, ठीक है। मगर अगर जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक से ज़्यादा के बीच में है, मीन्स आपस की बात बहुत सारे लोगों के बीच में, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे ग्रुप है, तब आप क्या लिखते हैं? वन अनदर, ठीक है। ये बात क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इस चीज़ में? बहुत सिंपल सी चीज़ है, थोड़ी स्पीड से बढ़ेंगे। तो दो लोगों की जब बात होगी तो ईच अदर होगा, और दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वन अनदर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, टू कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि दो कंट्रीज है तो ईच अदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे है एशियन कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग विथ वन अनदर, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे से, ओके, दे लाइक ईच अदर, दिस, ठीक है, कर देते हैं। सो एशियन कंट्रीज जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही हैं, डील्स कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, तो दे वहाँ पे क्या होगा? वन अनदर। तो एशियन कंट्रीज की बात हुई है, मीन्स दो से ज़्यादा है, ठीक है। बोथ द गर्ल्स टीज वन अनदर, बोथ द गर्ल्स टीज वन अनदर। अब यहाँ पे क्या दिया है? बोथ। अब मैंने आपको बताया था बोथ हमने डिस्कस करा हुआ है, तो बोथ हम दो लोगों के लिए लिखते हैं, ठीक है। बोथ और किसके साथ कनेक्ट करते हैं आगे? एंड, ठीक है। तो बोथ आपका डिटर्मिनर का भी फंक्शन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी फंक्शन करता है, और प्रोनाउन का भी फंक्शन करता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बोथ द गर्ल्स मीन्स दो गर्ल्स आर टीजिंग, बोथ द गर्ल्स टीज वन अनदर। तो मैंने क्या कहा? दो लोगों के बीच की बात होगी तो ईच अदर होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल आपके लिए एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे आप लोगों को डराने का कोई शौक नहीं है कि भाई बच्चे डर जाएं और फिर लगे कि मैम कितना तगड़ा पढ़ा रही हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फाइव फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे विल ऑलवेज बी इन टच, ठीक है। तो जब आप लोग टेंस पीडीएफ का सोल्यूशन, दीपिका सोल्यूशन की नीड नहीं है आई थिंक, चलो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, इफ़ यू वांट मैं एक बार देख लूँगी, बट मैंने सोल्यूशन बनाया नहीं है, मैंने आपको पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए अब, ठीक है। चलो उसकी बात करूँ, मैं पीडीएफ का सोल्यूशन बना दूंगी, बट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। अभी कोर्स भी है मेरे पास और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं एट अ टाइम, तो आई विल गिव यू दैट पीडीएफ, डोंट वरी, ठीक है। कुछ ही दिन में मैं इस वीक के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, दैट्स ओके दीपिका जी, आपका नाम बहुत अच्छा है ठीक है। तो फाइव फ्रेंड्स जो हैं, अब पांच फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं। देखो, जब दो लोग होते हैं तो आपस की बात होती है, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे की बात होती है, तो एक दूसरे के लिए हम वन अदर लिखते हैं और आपस की बात में हम ईच अदर लिखते हैं। तो फाइव फ्रेंड्स हैं तो ईच अदर कैसे हो सकते हैं? वो वन अनदर होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, आंसर्स दीपिका, आई विल गिव यू आंसर्स, ठीक है। चलिए, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको क्लियर है आई थिंक, कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये इतना ही था, इतना ही नीड थी इसमें समझने की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो आप लोगों को थोड़ा समझना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। मतलब ये डेड श्योर है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपके, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसको हमको थोड़ा सा आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो एक नाउन को रिलेट करके कुछ बात बताना चाहते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि ही इज द बॉय
दिस इज द बॉय हुम आई लाइक वेरी मच, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ ये वो बॉय है, और हुम से क्या हुआ, आपने सेंटेंस को रिलेट किया जिसे, जब मुझे ये कहना हो जिसे, जो, ठीक है। तो जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं जिसे, जो, जिसको, जब हम रिलेट करके बात कहने की करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये आपको पता ही होगा, इतना डिटेल में अभी हमने नहीं जाना, ठीक है। तो एक एक फंक्शन करेंगे। हु जो है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, हुम ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ठीक है। विच, जब चीज़ें आपकी, जब विच हम कब लिखते हैं, जब चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, जब ऑप्शंस लिखा होता है तब हम विच लिखते हैं। दैट, व्हाट, हुज, ठीक है। हुज जो होता है पोजेशन बताता है, ठीक है। व्हाट बोलते हैं किसका, जब हम पूछते हैं किसका, किसको, इन दैट सेंस व्हाट। और दैट जो है वो अभी हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट। तो अभी हमने मेन जो 3 चीज़ें डिस्कस करनी है वो है हुम, हु और दैट, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं उसी टॉपिक में सबसे पहले पहुंचूंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे हु और हुम की। जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, सेंटेंस में जब भी हमें सब्जेक्ट चाहिए तब हम वहाँ पे हु लिखते हैं, और अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम वहाँ पे हुम लिखते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, बट कंफ्यूजन कहाँ है, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि फाइंड करने में कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। तो उसे हम समझेंगे कैसे करते हैं। सी, जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके पहले जो नाउन आता है, ठीक है, आपका जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके पहले जो नाउन आता है उसे हम उसके एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउन जिनके लिए आते हैं, जिनको रिलेट करने के लिए वहाँ पे आपके रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, हु, दैट, हुम, तो वो क्या होते हैं, किनके लिए, जिनके लिए आए जाते हैं वो होते हैं उनके एंटीसीडेंट। तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। चलो, दिस इज अ मैन हु, या हु वॉन्ट्स टू कम, ठीक है, हु या फिर हुम वॉन्ट्स टू कम, दिस इज द मैन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यह एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज द मैन। आपका जो क्लॉज है ये कंप्लीट है, दिस इज द मैन, वहाँ पे कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। अब हु जो आया है किसके लिए आया है, इस मैन के लिए, दिस इज द मैन हु या फिर हुम, जो भी अभी आएगा अभी हम डिसाइड करेंगे। तो ये किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है, तो मैन यहाँ पे इसका क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे जो हु या हुम, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आए हैं वो इसके पहले वाले प्रोनाउन के, नाउन के लिए आए जिसको वो रिलेट करके आगे बात करेंगे, तो वो उसका हो जाएगा एंटीसीडेंट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, एंटीसीडेंट क्लियर है, आई थिंक क्लियर है, आप लोग आंसर दीजिए। तो अब आगे देखते हैं। अब जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, ओके आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो अब यहाँ पे आ रहा है, बात होगी सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। अब हमें डिसीजन लेना है कि आपका सब्जेक्ट आएगा और क्या ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का जो सोल्यूशन है वो है वर्ब, ठीक है। वर्ब के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि वहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए या फिर वहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखो, दिस इज अ मैन, this is the man, okay, whom wants to come, right। तो ये तो आपका एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है, आप इसको सब्जेक्ट में काउंट नहीं करेंगे। अब हम बात करें wants to come, तो हमने यहाँ पे हर, जब भी आप इस टाइप के सेंटेंस देखेंगे तो आपको देखना है कि वहाँ पे वर्ब है, वर्ब कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, wants, वर्ब क्या है यहाँ पे, want है, ठीक है। अब wants to come, तो किसको आना है, ठीक है, wants to come। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, दिस इज द मैन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे डिसीजन लेना है मुझे, हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। अब wants to come, तो वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हमें यहाँ पे हु लगाना होगा,
ठीक है, अभी क्लियर नहीं होगा, 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, हो जाएगा. दिस इज द मैन whom यू लाइक वेरी मच. ठीक है, तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लीमेंट है. अगेन दिस इज द मैन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम, तो ये आपका एंटेसिडेंट है. ठीक है, अब आपका यहाँ पे वर्ब कहाँ है? हु हुम हो गया, हु या हुम यू लाइक वेरी मच, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? लाइक. ठीक है, वर्ब आपका लाइक है. अब आपको पूछना है वर्ब से कि लाइक करने का काम कौन कर रहा है. यू लाइक वेरी मच. ठीक है, तो लाइक करने का काम कौन कौन रहा है? यू कर रहा है. ठीक है, आंसर मिल रहा है आपका यहाँ पे कि लाइक कर कौन रहा है? यू. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको सब्जेक्ट मिला है यू लाइक वेरी मच, मीन्स लाइक करने का काम यहाँ पे ऑलरेडी यू गिवन है, तो मतलब आपके वर्ब का सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लाइक का गिवन है, मतलब आपको सब्जेक्ट की नीड यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे नीड है ऑब्जेक्ट की, तो आपका हु नहीं आएगा, हुम आएगा. ठीक है, चलो, तो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आगे और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, क्लैरिटी आएगी. आई हैव नेवर सीन द मैन whom लिव्स इन द हट. ठीक है, आई हैव नेवर सीन. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ब है? आई हैव नेवर सीन. ठीक है, तो देखने का काम हो रहा है, तो आई हैव नेवर, तो देखने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है. तो इसके पास इसका सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब 1 है, तो उसका सब्जेक्ट 1 है, गिवन है. ओके, सी एंटीसीडेंट क्या होता है दीपिका? सी यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज द मैन हु हुम, तो ये आपके दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, अभी सेंटेंस को, चलो अभी सेंटेंस को बहुत बेसिक करते हैं, ओवरऑल समझते हैं. देखो, आई हैव नेवर सीन द मैन हु या हुम, तो मैंने आपको बताया हु या हुम जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, अब ये किसके लिए? हुम हु लिव्स इन द हट, तो दिस इज द मैन जो रहता है हट में. ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहे हैं? जो. अब ये किसके लिए आया है? कौन रहता है हट में? द मैन. ये मैन को बोलने की ये वही व्यक्ति है जो हट में रहता है, जो झोपड़ी में रहता है, ये वही व्यक्ति है. फिर जो, आप जो किसके लिए लिखेंगे? उस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, तो जिसके लिए वो आया है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वो उसका एंटीसीडेंट होगा. ठीक है, तो जिसके लिए आपके क्या आते हैं? हु या हुम, जिसके लिए आपके रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं वो उसके एंटीसीडेंट कहलाए जाते हैं, जिसके बारे में आप आगे जाके सेंटेंस में बात कर रहे हैं. ठीक है, हु लिव्स इन अ हट, तो रहने का काम कौन करता है? द मैन, तो ये आपका एंटीसीडेंट है, जिसके लिए? मैन के लिए. ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब ये वाली बात एंटीसीडेंट का टॉपिक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको क्या समझा रही थी कि देखो, अब हमें सेंटेंस में जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, तो आप उसको किससे सॉल्व करेंगे? आप वर्ब देख के उससे सॉल्व करेंगे. देखो, आई हैव नेवर सीन द मैन हु हुम्स लिव्स इन द हट. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक वर्ब है सीन, देखने का काम, तो कौन कर रहा है? आई. ठीक है, तो ये आपका वर्ब 1 है, तो आपका सब्जेक्ट देखने का काम कौन कर रहा है? आई, तो सब्जेक्ट 1 भी ये हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. द मैन हु हुम लिव्स इन द हट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लिव्स, ये भी एक वर्ब है, ये आपका वर्ब 2 है. ठीक है, अब रहता कौन है? द मैन. ठीक है, ये आपका एंटीसीडेंट है. हु हुम लिव्स इन द हट, कि जो रहता है वहां पे, कहाँ पे? हट में. तो इसके लिए आपको आपका सब्जेक्ट मिला? नहीं मिला. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट की नीड है, एंटीसीडेंट को आप सब्जेक्ट में काउंट नहीं करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे दोनों के अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं. तो लिव्स है. ठीक है, लिव्स के लिए यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? सब्जेक्ट को चूज करूँगी और इसे कट कर दूंगी, मतलब मुझे वहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है, तो हुम नहीं आएगा. आई हैव नेवर सीन द मैन हु लिव्स इन द हट. ओके, नेक्स्ट. राहुल इज अ पर्सन. राहुल इज द पर्सन whom they know will never tell a lie. ठीक है, यहाँ पे भी डिसीजन ले लेते हैं. who, राहुल इज द पर्सन whom they know will never tell a lie. ठीक है, तो
राहुल, रोहन इज अ पर्सन, तो उसके लिए आया। हुम आया किसके लिए? द पर्सन के लिए, मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? द पर्सन जो है, आप इसको एंटीसीडेंट समझ सकते हैं, द पर्सन, ठीक है। हुम दे विल नेवर टेल अ लाई, ठीक है। तो आपका दूसरा वर्ब क्या है? टेल। अब क्या लिखा है? whom they know will never tell a lie, whom they know will never tell a lie, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ब है नो, नो है, और यहाँ पे आपका है, तो ये हो जाएगा वर्ब 2 और ये हो जाएगा वर्ब 3। अब आपको तीनों के सब्जेक्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। whom या whom they know, ठीक है। नो करने का काम, जानने का काम कौन कर रहा है? दे, तो उनका सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। तो नो का सब्जेक्ट गिवन है, तो ठीक है। अब आगे विल नेवर टेल अ लाई, तो ये दे नो अपने आप में एक क्लॉज है जो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद विल नेवर टेल अ लाई, तो कौन लाई नहीं बोलेगा, कौन झूठ नहीं बोलेगा? हम बात कर रोहन की, ठीक है। तो यहाँ पे विल नेवर टेल अ लाई के लिए आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए? दिस इज द पर्सन whom who they know will never tell a lie, ठीक है। तो आपके पास नेवर टेल अ लाई, टेल का काम कौन करेगा, ठीक है। आपको एंटीसीडेंट के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट, तो करेक्ट आंसर आपका हु होगा स्टूडेंट, ना कि हुम। तो जिनको लग रहा है कि वहां पे हुम आएगा, वहां पे हुम नहीं, वहां पे हु आएगा। यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? सी, नो का काम, जानने का काम दे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दे आया है सब्जेक्ट, इसके लिए आया है, ठीक है। आगे वाला जो वर्ब है मेरा, वर्ब का थर्ड मीन्स जो मेरा थर्ड वर्ब है, बोलने का काम, जो झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है? रोहन के लिए होगा, जो एंटीसीडेंट है। उसके लिए आपको हुम नहीं, वहां पे आपको सब्जेक्ट गिवन नहीं है, वहां पे आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, मीन्स टेल का सब्जेक्ट आपको नहीं मिला है, तो वहां पे हु आएगा, ना कि हुम आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आपसे आंसर आपका होगा हु। He is a teacher when my parents say taught me in childhood, ठीक है। He is a teacher when my parents say verb मिला, verb 1 है, taught me, verb 2। अब आपके पास दो verb 1 है, verb 2 है, ठीक है। अब he is a teacher when my parents say, तो say करने मीन्स बोलने का काम कौन कर रहा है? My parents, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज गिवन। अब है taught me in the childhood, तो किसने आपको पढ़ाया? ओके, वेरी गुड सुरभि। तो किसने पढ़ाया आपको? taught me मीन्स taught आपका वर्ब है, और हमें पूछना है किसने पढ़ाया। आपको क्या चाहिए वहां पे? सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये तो आपका उसका एंटीसीडेंट है, तो मीन्स आपको हु चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हु होगा, ना कि व्हेन, ठीक है। अगर यहाँ पे हुम होता तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि आपको वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वहां पे आपको सब्जेक्ट चाहिए। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से आप कोशिश किए करेंगे, आपको क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी बुक होगी, आप उसमें देखेंगे कि आप कैसे फाइंड करना सीखेंगे कि हु आएगा या फिर हुम आएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं। द एक्टर हुम एवरीवन क्रिटिसाइज्ड प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द ग्रेटेस्ट एक्टर, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। यस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट साहिल। साहिल, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे आपके काफ़ी हूँ और हुम से। चलिए, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश की। द एक्टर हुम एवरीवन क्रिटिसाइज, ठीक है। तो एवरीवन क्रिटिसाइज्ड वर्ब है, प्रूव्ड हिमसेल्फ, ठीक है। प्रूव किया हमने आप को टू बी द ग्रेटेस्ट एक्टर, ठीक है। तो द एक्टर हुम एवरीवन क्रिटिसाइज, ठीक है। तो हुम आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट कौन है? द एक्टर, ओके। क्रिटिसिज्म करने का, क्रिटिसाइज करने का काम कौन कर रहा है? एवरीवन, ठीक है। प्रूव्ड, ठीक है, किसने प्रूव किया, ठीक है। किसने प्रूव किया हिमसेल्फ टू बी द ग्रेटेस्ट एक्टर? हमें पता है किसने प्रूव किया, मीन्स हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या आएगा? हु,
द एक्टर हु, एवरीवन, तो आपको सेंटेंस में whom सही लगेगा रीड करने के अकॉर्डिंग, मगर अगर आप देखेंगे ध्यान से कि मुझे सब्जेक्ट नहीं मिला तो वहाँ पे who आएगा, ठीक है। नो, इसमें करेक्ट आंसर हु ही होगा, आपको लगने में पढ़ने में सही लग रहा है बट वहाँ पे हु आएगा। चलिए, पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द कार हुज ड्राइवर कमिटेड द क्राइम, ठीक है। पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द कार हुज किसके लिए आया है, इसके लिए हुज ड्राइवर कमिटेड द क्राइम, तो हुज किसका आता है, पोजीशन के लिए आता है जिसके ड्राइवर ने क्राइम किया था। द पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द कार हुज ड्राइवर कमिटेड द क्राइम, जिसके ड्राइवर ने, ओके तो करेक्ट। द थीफ हु स्टोल अ वॉच वॉज पनिश्ड, ठीक है। द थीफ हु स्टोल द वॉच हु वॉज पनिश, तो द थीफ जो है हमारा एंटीसीडेंट है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके लिए वर्ब आया वन, स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड, तो हु वॉज पनिश, तो आपके पास ऑलरेडी एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है, और हु किसके लिए, हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। आपका रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए आएगा, आप वहाँ पे डबल डबल उसको यूज करके उसकी सेंस को खराब नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स वी विल रिमूव हु। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिस इज द बॉय हु वॉन्ट्स टू मीट यू, ठीक है। दिस इज द बॉय हु वॉन्ट्स टू मीट यू, दिस इज द बॉय हु वॉन्ट्स टू मीट यू, तो वॉन्ट्स टू मीट यू, तो वर्ब कौन है, मीन्स बॉय आपसे मिलना चाहता है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो करेक्ट है। ऑल दैट विच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, सी दैट जो होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, हम बोल सकते हैं ह्यूमंस के लिए दैट नहीं आता, ठीक है। दैट जो होता है आपका ह्यूमंस के लिए नहीं आता, वो वहाँ पे लिविंग बींग्स में स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, पर्सन, जब आप पर्सन और थिंग दोनों को साथ मिला के बोलना चाहते हैं तब दैट यूज करते हैं, मगर किसी ह्यूमन बींग के लिए आप दैट नहीं लिखते, ठीक है। क्लियर बात है, तो दैट जो होगा आपका, तो दैट जो होगा आपका नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, ट्रीज, स्मॉल एनिमल्स, एनीथिंग, समथिंग, इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे, एनीथिंग, समथिंग, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, और पर्सन और थिंग के साथ आप जब मिला के बात करना चाहते हैं तब, या आप किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग को, तब आप लिख सकते हैं, मगर आप ह्यूमन के लिए दैट नहीं लिखते, ठीक है। ह्यूमन के लिए आप लिखते हैं हु या फिर हूम, ठीक है। तो दैट आपका ह्यूमंस के लिए नहीं आएगा। विच हम कब लिखते हैं, विच जब आपके पास चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हो और आप पूछते हो इनमें से कौन सी, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि इनमें से कौन सी, विच सिटी डू यू लिव इन, ठीक है, तो बहुत सारी सिटीज़ हैं, उनमें से कौन सी सिटी, ठीक है। विच पेन डू यू लाइक, विच पेन यू लाइक, या विच पेन डू यू लाइक, तो इस तरह से क्या होगा कि कौन सा पेन आपको पसंद है जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेन की बात हो रही जो अवेलेबल है, तो जहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन नहीं बोलेंगे, जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है उनमें से कौन सा, तो उनमें से की बात होगी तब हम लिखते हैं विच, ठीक है। उनमें से के लिए हम लिखते हैं विच, तो ऑल दैट विच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ठीक है। तो ऑल के लिए आएगा यहाँ पे दैट विच नहीं होता, यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर जो अवेलेबल है हम बोलेंगे जितनी भी, अब हम ऑल की बात करें तो सब बोल रहे हैं, तो वहाँ पे विच कहाँ से होगा, जब हम सब कुछ ले लिए तो उसमें सिलेक्शन करने की बात ही नहीं है, तो विच नहीं आएगा। इट इज़ आई हु इज एम टू ब्लेम। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि मैंने क्या कहा, आपका हु जो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है, राइट। अपना हु होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं, तो आगे के जो वर्ब होते हैं वो आपके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे, ठीक है। दिस इज आई हु इज या एम टू ब्लेम, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम, ना कि इज, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग अपना वहाँ पे वर्ब डिसाइड करना है, ठीक है। ओके, हु एम टू ब्लेम, ये वाली बात क्लियर है। चलो
कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी थी। सी आई लाइक अरिजीत सॉन्ग हु इज़ अ सिंगर। तो जब भी आपका एंटेसिडेंट, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो वहाँ पे जब आपका एंटेसिडेंट होता है वो कभी भी अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं आता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, अरिजीत की बात हो रही, आई लाइक अरिजीत सॉन्ग हु इज़ अ सिंगर। तो आपका जो यहाँ पे आपका जो एंटीसीडेंट है वो अरिजीत सॉन्ग है, जो किस में आ रहा है, अपोस्ट्रोफी में, जो गलत होता है। तो जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे और उसके एंटीसीडेंट के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई लाइक द सॉन्ग ऑफ अरिजीत हु इज़ अ सिंगर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप उसको जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, क्लियर है। सी नेक्स्ट, मैंने आपको कंपाउंड नाउन्स पढ़ाए थे, याद होंगे आपको, मैंने आपको कंपाउंड नाउन्स पढ़ाए थे। तो कभी भी जब आपका एंटीसीडेंट कंपाउंड होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक या फिर मेक सम सेंस, ठीक है। तो जब भी आपका आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन भी एक नाउन है, वर्ड्स भी एक नाउन है, मीन्स यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन की बात हो रही है। नाउन ऑफ नाउन मीन्स नाउन प्रिपोजिशन, नाउन मीन्स आपने ज्वाइन किया है और कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो जब भी आपका कंपाउंड नाउन के लिए एंटीसीडेंट आपका कंपाउंड नाउन होता है तो आप उसके मेन वर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना आगे वर्ब डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है तो आपका मेन नाउन क्या होगा, कलेक्शन, ना कि वर्ड्स। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो आप वर्ड्स को देख के खुश, आप ये सोचोगे अरे वर्ड्स है, इसके पहले जो हम रूल के हिसाब से करते हैं कि इसके पहले जो भी आएगा उसके आगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो ये नहीं करना है। इसलिए चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। अभी आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है, और यहाँ पे मेन वर्ड जो होता है उसी के बारे में हम बात करते हैं कलेक्शन में, मीन्स कंपाउंड नाउन में। तो आपका मेन वर्ड क्या है, कलेक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका आगे का वर्ब आना चाहिए। अब आप बताइए मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलेक्शन है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा मेक्स आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ वन ऑफ दोज हु हैव कम। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, चलो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस, दैट इज वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। जब भी आपका एंटीसीडेंट जो होता है वन ऑफ के साथ आता है तो आप, और उसके साथ आपका हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। जैसे एग्जांपल, ही इज़ वन ऑफ दोस, ठीक है। वन ऑफ दोस मीन्स वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा, एंड देन हु हैव कम, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आप लेंगे प्लूरल, ठीक है। मगर जब आपका सेंटेंस जो है, आपका जो एंटीसीडेंट है वो ओनली वन ऑफ प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होगा, तब आप उसमें मेन जो है एंटीसीडेंट किसको मानेंगे, आप उसमें मेन एंटीसीडेंट मानेंगे ओनली वन को, ठीक है, जो कि है सिंगुलर। अंडरस्टूड कि जब आपका वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आएगा तब आप प्लूरल नाउन को अपना एंटीसीडेंट मानेंगे। मगर जब आपका वन ऑफ के पहले ओनली लग जाएगा, ओनली वन ऑफ, तो आपका मेन एंटीसीडेंट ओनली वन ऑफ होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो कि सिंगुलर होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वर्ब डिसाइड होगा जो होगा सिंगुलर। ही इज़ ओनली वन ऑफ दोज हु हैज़ कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, आई थिंक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? सी दीपिका, वहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप हु या हुम लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर आप जो सेंटेंस बोले तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, राइट। मगर हम रिलेट करने की बात करें, जब हम रिलेट करना चाहते हैं, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका स्ट्रक्चर होगा, ओनली वन ऑफ या फिर वन ऑफ प्लूरल नाउन। क्लियर? ये वाली बात तो अच्छा हमने डिस्कस कर ली है। ओके,
वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपका सेंटेंस, ठीक है, आपका कोई सेंटेंस है और सेंटेंस आपका प्रिपोजिशन से एंड होता है, जब आपका सेंटेंस प्रिपोजिशन से एंड होता है और उस प्रिपोजिशन का मतलब होता है जो या जिसे, ठीक है, मीन्स वहाँ पे प्रिपोजिशन जो या जिसे का काम कर रहा है, मीन्स वहाँ रिलेट करने की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल हु या हुम आई वॉज थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं सोच रहा था, ये वही गर्ल है जिसके बारे में सोच रहा था. जब हमें इससे बात करनी हो, जब हम जो या जिसे की बात करनी हो और आपका जब प्रिपोजिशन एंड में आए, तब आप हमेशा हु को चूज करते हैं और हुम को कट करते हैं. ठीक है, जब आपका सेंटेंस हो, आपके सेंटेंस में आपको रिलेट करना हो और ये कहना हो कि अबाउट की बात है, मीन्स वहाँ पे एंड में प्रिपोजिशन है, तो प्रिपोजिशन जब होगा तो आप हुम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हु को लिखेंगे. बट जब वहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं है और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द गर्ल अबाउट हु हुम आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज थिंकिंग, तो थिंकिंग का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है. तो आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, तो आपको सब्जेक्ट की नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे हुम लिखेंगे, हुम आई वॉज थिंकिंग अबाउट. ठीक है, क्लियर होगी बात. तो प्रिपोजिशन जब एंड में होगा और आपको जो या जिसे चाहिए होगा, मीन्स आपको रिलेटिव चाहिए होगा, तो आप वहाँ पे हिंदी, तो वहाँ पे हु को चूज करेंगे. और अगर आपका ऑलरेडी वहाँ पे प्रिपोजिशन दिस इज द गर्ल अबाउट, मीन्स अगर आपका सेंटेंस प्रिपोजिशन के साथ आता है, मैं सेंटेंस के अंदर आके उसे रिलेट करने की बात करता है, तब आप हुम लिखेंगे. इसमें से दोनों तरह से मैं बता दिया आपको. ऑब्जेक्ट तरह से फाइंड करने के तरीके से भी बता सकते हैं, प्लस अगर आपका प्रिपोजिशन अंदर है जो रिलेट आगे वाले को रिलेट कर रहा है, देन दैट केस यू विल यूज हुम. ठीक है, हु इज ही दैट हु विल नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स. ठीक है, अब आपको हु और हुम ने, अब तो आपने डिसीजन ले लिया, अब आपको हु और दैट में डिसीजन लेना है. हु इज़ ही दैट या हु विल नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स. तो मैंने जैसे कि आपको बताया स्टूडेंट्स की, जब हम लिविंग बीइंग की बात, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तब हम ह्यूमन बीइंग के साथ दैट नहीं लिखते. तो ही, हु इज़ ही हु विल नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स, तो ही जो है हमारा एंटीसीडेंट है और ही क्या होगा, ह्यूमन बीइंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दैट नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, everybody and everything that who which belong to me are dear to me. ठीक है, everybody and everything. नाउ व्हाट इज दिस एवरीबडी एंड एवरीथिंग. तो मैंने जब कहा कि जब आप पर्सन और थिंग को, ठीक है, जब आप पर्सन और थिंग को एक साथ मिला के बात करने की को बात करना चाहते हैं, कोई पर्सन के साथ आप कोई थिंग की बात कर रहे हैं, इन दैट सेंस वी कैन यूज दैट. मगर जब प्योर ह्यूमन बीइंग की बात होगी, तब आप वहाँ पे दैट नहीं लिखते. ठीक है, तो एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट हु विच, तो आप हु पे क्या चूज करेंगे, सॉरी, दैट. तो जब आपके पास लिविंग बीइंग होगा तो आप हु लिखेंगे. ठीक है, जब आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं, जिसको आप एक साथ लेके चल के लेके चलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, उसके सेंस में आपका वहाँ पे दैट आता है. ठीक है, आगे, दिस इज अ पेन फॉर दैट विच दे वर कॉर्लिंग. आशीष, वोकैब में आपको वोकैब सी, यहाँ पे ऐसा है कि अभी आपका मेंस का कोर्स है, राइट. मेंस के कोर्स में हमारे पास टाइम भी कम होता है. ऐसा नहीं है, वो कैब आपको मैं आप इसमें करवा रही हूँ, किसमें, यूट्यूब में इंग्लिश गर्ल जो चैनल है हमारा, उसमें हम वो कैब कर रहे हैं. आपको, मैंने जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि मैम वो कैब का कैसे, तो आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगी बहुत अलग और वो कैब की, तो आप उससे लर्न कर सकते हैं. मगर अगर मैं आपको वो कैब भी करवाऊँगी साथ में, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा. ठीक है,
सो दिस इज द पेन फॉर दैट विच दे वर क्वारलिंग फॉर. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स विच. दिस इज द बेस्ट दैट विच आई ऑलवेज वॉन्टेड. ठीक है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दैट लिखते हैं. याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दैट लिखते हैं तो क्या आंसर आएगा? दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट दैट विच आई ऑलवेज वांटेड, दैट आई ऑलवेज वांटेड. ठीक है, इफ यू वांट मी तो मैं आपको लिस्ट बता सकती हूँ कि हम दैट किसके साथ लिखते हैं. सी, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं आता. ठीक है, लिविंग बींग्स तो स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह के लिए, स्मॉल एनिमल, ट्री, बर्ड्स एक्सेट्रा. जब आपके एनीथिंग, नथिंग, इस तरह के कंपाउंड के साथ सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ओके, ऑल थिंग्स के लिए आता है. थिंग्स के लिए आ सकता है पर्सन प्लस थिंग. कोई ऐसी चीज जिसको आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं. ठीक है, उन सब के लिए आप दैट लिखते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बता दिए, जब हमें जो जिसे मीन सब आपको रिलेटिव चाहिए, तो अगर आपके पास वहाँ पे नॉन लिविंग या फिर प्लांट, ट्री, स्मॉल बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एनीथिंग, नथिंग हो, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले हो, कलेक्टिव नाउन के साथ भी आता है. ठीक है, चीज़ों के बारे में बात करनी हो तब आप वहाँ पे दैट लिखते हैं. तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन है. दैट, नॉट के विच. तो आपका जब हमें आपको जब पूछना, आप यहाँ पे पूछ नहीं रहे, यहाँ पे जब आपके कलेक्शन की बात इन वर्ड्स में से, तो आप वहाँ पे लिखेंगे दैट, दैट शी अटर्ड. ठीक है, विच नहीं आएगा वहाँ पे, रहेगा. तो अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत ज़्यादा इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोनाउन के सेंस में, आपको पता ही होगा. हु जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, हु, हाउ मैनी कितने, हाउ मच मात्रा में कितने. हु जब हमें पोजीशन पूछना हो, ठीक है, व्हाट या फिर विच. तो ये मैंने आपको बता दिया. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की नहीं है. अभी हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो तीन चीज़ें हैं बात करने के लिए. स्टूडेंट, जहाँ पे जितनी नीड नहीं होती वो मैं आपको नहीं पढ़ाती. ठीक है, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम वो रह गया. वहाँ पे जहाँ नीड नहीं है, जो बहुत बेसिक है, वो आप लोगों को पता होगा. सी, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. ये जब हम बोलते हैं, हिंदी में बात करेंगे कि ये, वो, वे सारे, वे सब, तो ये सारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. मीन्स वो डिमॉन्स्ट्रेट करें उनके बारे में. क्लोज टेस्ट हम करेंगे आशीष, डोंट वरी, क्लोज टेस्ट हम करेंगे. क्लोज टेस्ट की टेंशन मत लीजिए. मगर वोकैबलरी आपकी मैं आपको यूट्यूब में बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए. आपको पीडीएफ दे दी जाएगी. ठीक है, अगर हम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब हम वोकैब की को मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम कुछ क्लासेस में डिस्कस कर लें. ठीक है, मगर अभी फ़िलहाल मुझे ग्रामर जो है आपका मेन से पहले कंप्लीट करवाना है, और मुझे अच्छे से करवाना है. ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बातें बताई और ख़त्म. क्लियर होगी बात? चलिए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करेंगे, ठीक है, दिस, दैट. ठीक है, जब हम बोलते हैं ये, वो, इस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. अब इसमें दिस और दैट जो होते हैं, सिंगुलर के लिए होते हैं. ठीक है, जितने भी सिंगुलर नाउन आपके आएंगे मीन्स उसके पहले जो होते हैं दिस और दैट जो होते हैं, वो सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं. अब दिस और दैट में फ़र्क क्या है? दिस जो होता है वो नियरनेस दिखाता है. ठीक है, कोई चीज़ जब आप कोई बोलते हैं दिस, मतलब कोई चीज़ आपके पास है. अगर बोलोगे दैट, मतलब कोई चीज़ आपसे दूर है.
यहाँ पे दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे दैट फंक्शन करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो आपको फंक्शन फाइंड करना है उसका। अगर मैं बोलूँगी दिस पेन, तो दिस पेन इज नियर मी, दिस डेस्कटॉप, सॉरी दैट डेस्कटॉप, तो वो जो डेस्कटॉप है वो मुझसे दूर है, तो जो आपको नियरेस्ट दिखानी होगी तो आप दिस लिखते हैं, जब आपको वहाँ पे डिस्टेंस दिखाना होगा तब आप दैट लिखते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ बुक इज़ यूजफुल, तो ये काइंड ऑफ बुक जो है यूजफुल है, और मैं बोलूँगी दैट काइंड ऑफ बुक इज़ यूजफुल, तो वो काइंड ऑफ बुक्स जो है वो यूजफुल है। अगर ये बोलूँगी तो नियरनेस, वो बोलूँगी तो थोड़ा दूर है। अब वही चीज़ आपको प्लूरल लिखनी है, ठीक है। अगर आपको नाउन जो है आपका प्लूरल है, मीन्स आप प्लूरल नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, दीज, मतलब दीज पेन्स, तो यहाँ पे अगर मेरे पास 4-5 पेन होते तो मैं बोलते दीज पेन्स आर यूजफुल, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि दोज पेन्स आर यूजफुल, मतलब वहाँ पे टेबल में अगर बहुत सारे पेन्स पड़े हैं तो दोज पेन्स आर यूजफुल, मीन्स वो वाले पेन जो है यूजफुल है, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये ज़्यादातर आपको क्लोज टेस्ट में काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए दिस दैट दीज दोस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नियरनेस होगी, अगर आपका सिंगुलर होगा तो दिस होगा, प्लूरल होगा तो दीज होगा, डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा तो सिंगुलर होगा तो दैट होगा, प्लूरल होगा तो दोज होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? थैंक यू सो मच आशीष। चलो अब आई लव सच अ मूवी, आई लव सच अ बुक्स, ठीक है। तो सच जो है आपका सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल के लिए भी आता है, ठीक है। तो सच को हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग वगैरह में। ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉयज़, दिस बेटर देन ऑल अदर बॉयज़, तो कंपैरेटिव डिग्री में भी आप लिखते हैं, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे नीड नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपना प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डिस्कशन करेंगे। अभी कंफ्यूजन हो, कंजंक्शन में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा एडजेक्टिव और कंजंक्शंस में। तो यहाँ से हम ख़त्म करेंगे अपना क्या, हम ख़त्म करेंगे अपना प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा, बट अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस, एंड मैं चाहती हूँ कि हम आज क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लें ताकि कल हम न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर्स देना स्टार्ट कीजिए। तो ये पहले आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इजी लेवल के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा सा एक लेवल इंक्रीज करेंगे अपना। Who was there but she to look after the family interests? Neither of the ways are easy to follow. The way he tackles the answer should not be emulated. You who loves dining out will never cook at home. Okay, this is the only one of his book that carry some weight. चलिए, आंसर आए नहीं आपके स्टूडेंट्स, आंसर देना स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। See, who was there but she to look after the family interests? Who was there? तो was is the verb and उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो who करेक्ट है, there but she, तो मैंने आपको क्या बताया है कि but जो होता है मीन्स प्रिपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया था। तो आपका ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रिपोजिशन होगा, उसके बाद आपका जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि सब्जेक्टिव में। तो हु वॉज देयर बट हर टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट, नीदर ऑफ द वेज वॉज ईजी टू फॉलो। नीदर ऑफ द वेज, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, दोनों वे में से कोई भी वे अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नीदर ऑफ द वेज मीन्स हमारा जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, बट हमारा जो वर्ब आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो कहेगा कि दोनों में से कोई नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नीदर ऑफ द वेज इज़ ईजी टू फॉलो,
द वे ही टैकल्स द आंसर शुड नॉट बी इमुलेटेड। द वे जैसे हम बात करते हैं, ये जिस तरीके से वो इस चीज़ों को सॉल्व करता है, ठीक है, ये वे जिस तरीके से वो सॉल्व करता है वो बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे आपको कुछ कमी नहीं लग रही सेंटेंस में, द वे ही टैकल्स आंसर शुड मस्ट बी नॉट बी एमुलेटेड। द वे जिससे वो इस तरह से सॉल्व करता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। द वे इन विच ही टैकल्स, द वे इन विच जिसमें वो टैकल करता है, जिस तरह से वो टैकल करता है आंसर्स को, वो बहुत ज़्यादा ओके, नॉट बी एमुलेटेड। आगे, यू हु लव्स डाइनिंग आउट विल नेवर कुक एट होम। यू हु लव्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीन्स हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, हु के लिए, यू के लिए आया है। और यू के लिए अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यू के लिए अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए लव, ना कि लव्स, ठीक है। यू हु लव डाइनिंग आउट विल नेवर कुक एट होम, तो हमारा इस पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट कैरी सम वेट। तो अभी हमने डिस्कस किया है, ये तो अभी अभी की बात है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स, तो द ओनली वन, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका द ओनली प्लस आपका जो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, तो ओनली के बाद, द ओनली ऑफ के बाद आपका जो प्लूरल नाउन होगा, तो आप उसमें द ओनली को अपना मेन सब्जेक्ट मानेंगे, मेन एंटीसीडेंट मानेंगे, और वर्ब आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या होना चाहिए आंसर, ऑफ कोर्स कैरीज, ठीक है, तो आंसर आएगा कैरीज। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक दैट कैरीज सम वेट। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट है, और ये बुक के लिए आया है, मीन्स आपकी, तो यहाँ पे दिस इज ओनली वन ऑफ हिज वे, मीन्स यहाँ पे इन नॉन लिविंग थिंग के लिए आया है, तो दैट होगा। अगर यहाँ पे हु होता तो इस पार्ट में भी गलती हो सकती थी, ठीक है। आगे, दिस इज वन ऑफ हिज कमेंट्स, दिस इज वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व्स आवर अटेंशन, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ हिज कमेंट्स, वन ऑफ हिज कमेंट्स, इन दैट सेंस आप प्लूरल नाउन को वन ऑफ के बाद जब आपका प्लूरल नाउन आता है तब आप किसको कंसिडर करते हैं, प्लूरल नाउन को कंसिडर करते हैं अपना एंटीसीडेंट, और यहाँ पे ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या आएगा, डिजर्व। ओके, आसान हो रहा है, इजी हो रहा है सॉल्व करना आप लोगों के लिए। चलो, वेरी गुड, आगे देखते हैं। I divided the apple between he and you, क्या होना चाहिए इसका आंसर स्टूडेंट्स, I divided the apple between, मैंने आपको बताया था कि बिटवीन के साथ एंड लगता है, ठीक है। आई डिवाइडेड द एप्पल, दो लोगों के बीच में, तो बिटवीन आया है, ठीक है, ही एंड यू। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम नॉर्मल सेंस में जब भी हमारे प्रोनाउन आते हैं तो हम 2 3 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो क्या आना चाहिए पहले, आई नहीं है, 1 नहीं है, मगर 2 है और 3 है, तो क्या होना चाहिए, बिटवीन यू। अब एंड है, अब एंड आपका क्या है, प्रिपोजिशन है, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आपका जो प्रोनाउन होगा वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव में, तो बिटवीन यू एंड मी, ना कि बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, बिटवीन यू एंड ही नहीं होगा, बिटवीन यू एंड, ओके, बिटवीन यू एंड हिम, ठीक है, ही डिवाइड द एप्पल बिटवीन यू एंड, वन ought टू डू हिज ड्यूटी, तो वन ought टू डू, ought टू, ठीक है, ought के साथ हम ये वर्ब में पढ़ेंगे, ought के साथ हमेशा टू लगता है। एक ऐसा एक सिंपल इकलौता ऐसा मॉडल है जिसके साथ टू आता है, अदरवाइज बाकी सारे मॉडल के साथ टू नहीं आता। वन ought टू, तो हमारा नाउन यहाँ पे मीन्स हमारा नाउन क्या है, वन, उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे, तो प्रोनाउन क्या होता है, वंस। ये मैंने आपको बात बताई थी कि वन का जो प्रोनाउन होगा वो वंस होगा। ओके, माई कोट इज लॉन्गर देन योर, ठीक है, तो मेरा कोट जो है तुम्हारे से लॉन्गर है या तुम्हारे कोट से लॉन्गर है,
ठीक है, मेरा कोट जो है तुम्हारे से लॉन्गर नहीं, तुम्हारे कोट से लॉन्गर है, तो उसको मुझे तुम्हारा कोट करना है। तो मैं या तो लिखूंगी माई कोट इज लॉन्गर देन योर कोट, या फिर मैं उसे कह सकती हूँ योर्स, राइट। चलिए आगे देखिए, आई हु इज स्टैंडिंग हियर रोट द लेटर। ओके, आई हु, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस रीड करने में तो ये करेक्ट लग रहा है, मगर आपको ध्यान देना है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हु इज योर रिलेटिव प्रोनाउन कमिंग फॉर आई, अकॉर्डिंग टू आई यू विल टेक योर वर्ब विच विल बी एम नॉट इज। तो आई हु एम स्टैंडिंग हियर रोट द लेटर, तो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट। ओके, he was not aware of the things and the people who had surrounded him. He was not aware of the things and the people who had surrounded him. किस क्या आंसर होना चाहिए 11th का स्टूडेंट्स? चलो, he was not aware of the things and the people, ठीक है, आया यहाँ पे who, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन who है, और आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, एंटीसीडेंट क्या है, the things भी है और the people भी है, तो मतलब आप things और people के लिए, दोनों के लिए आपका, दोनों आपके एंटीसीडेंट है, आप दोनों को मिला के उनको ज्वाइन करके उनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आपका थिंग और पीपल आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपका जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो होता है दैट, तो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट, द थिंग्स एंड द पीपल दैट आई हैड, दैट हैड सराउंडेड हिम। ओके, चलो अब आपको इसमें टेंस की भी बात होगी। तो आपने, अगर आपको टेंस आपने याद किए, मीन्स अपने आपने ढंग से पढ़े हुए हैं टेंस को, तो आपको याद हो रहा होगा कि टेंस की बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ, तो यहाँ पे वॉज है मीन्स अवेयर नहीं था कि दैट थिंग्स एंड पीपल हु हैड सराउंडेड हिम, तो उसको जो लोग उसको सराउंड करके खड़े हुए थे बहुत पहले से, वो अवेयर नहीं था। तो एक पास्ट है और एक मोर पास्ट है, ठीक है। चलो, the principal said that the student who were absent or did not complete the project they shall be fined. The principal said that the students, ठीक है, principal said that the students, तो ये relative नहीं, that the students who were absent or did not complete the project shall be fined, they shall be fined। तो जब आप ऑलरेडी अपने एंटीसीडेंट के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन लिख लेते हैं, मीन्स आपने हूँ से कनेक्ट करके जो स्टूडेंट्स के लिए आपने लिखा है, तो आप जब ऑलरेडी एक रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर चुके हैं, वहाँ पे प्रोनाउन लिख चुके हैं जहाँ हम, तो आप दोबारा उनके लिए प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, ठीक है, दे नहीं आएगा ऑफ कोर्स। द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट और डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट शैल बी फाइंड। ओके, चलिए चलो हम कल बाकी क्लास हम कल कर लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक रहता है आपका, मीन्स थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं, उसको हम कल देखते हैं, और फिर हम कल अपना न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, एडजेक्टिव्स। तो एक आधे आपके कुछ 2-4 स्लाइड्स है क्वेश्चंस की, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो मैं ढूंढते ढूंढते आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा भी। मैम ओके साहिल, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं उस पर देखती हूँ कि या मेरे पास वो ग्रुप को मैं एक बार रेगुलर विजिट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम मिलेंगे कल, आज हम क्लास को रिज्यूम नहीं, अब हम क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हम कल करेंगे रिज्यूम को क्लास, और हम थोड़ा सा ये पार्ट कंप्लीट करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इनको प्रैक्टिस भी कीजिए 1-2 बार चीज़ें, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो,
जब भी आप इस साथ में पढ़ते हो, जब आप दोबारा वीडियो देखते हो तो ज़रूर कॉपी पेन लिख के बैठना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, ठीक है, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए जिसको आप फटाफट रिवाइज कर सको, और वो आप वीडियो देख के नहीं कर सकते। तो यू नीड टू रिवाइज योर थिंग्स वट एवर यू हैव लर्न। तो आप बेटर है कि आप नोट्स बनाना भी स्टार्ट कीजिए और खुद से लिखिए। जो चीज़ आप खुद से लिखेंगे, खुद से बनाएंगे, वो आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच सनमीत। चलिए, ओके आशीष, थैंक यू सो मच। ओके, चलो तो हम मिलेंगे कल अपने 5 o'clock के टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड खुश रहिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। चलो बाय बाय।